तो गाइस एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट के बैच में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस यहाँ पर हम डेली की तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है स्वराज दल की स्थापना कब हुई? 1924 में, 1923 में, 1907 में या फिर 1919 में? तो गाइस यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा 1923 में। 1923 में स्वराज दल की स्थापना देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने की थी। मोतीलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो गाइस इसका ये प्रमुख उद्देश्य था कि ब्रिटिश कौंसिल में घुसकर उनके द्वारा सरकार के कार्यों को रोकना, सरकार के कार्यों में अड़ंगा डालना, जिससे कि उनके द्वारा बनाए गए ऐसे सभी कानून जो कि ब्रिटिश सत्ता को भारत में बरकरार रखने वाले हों उनका विरोध करना, उनको लागू ना होने देना। तो कहते ये स्वराज दल का प्रमुख उद्देश्य था। इसकी स्थापना की थी हमारे देशबंधु चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। तो चलिए गाइस आज के हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है कि पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन है गोपाल हरि देशमुख, आरजी भंडारकर, महादेव गोविंद रानाडे या फिर बीजी तिलक। तो गैस यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए गैस अपन यहाँ पर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर बाह्य वायुमंडल? तो गैस यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो है वो वायुमंडल की सबसे निचली परत है और इसको हम संवहन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। संवहन मंडल कई एग्जामों में पूछ लिया जाता है। तो संवहन मंडल के नाम से किसको जाना जाता है? क्षोभ मंडल को जाना जाता है। और सारी मौसमी संबंधी जो भी घटनाएं हैं, मौसम संबंधी जो भी घटनाएं हैं वो सारी की सारी हमारे क्षोभ मंडल में ही होती हैं। तो ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ पर होती हैं? तो वो क्षोभ मंडल में होती हैं। तो गाइस ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है आकलन समिति, प्रवर समिति, लोक लेखा समिति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गैस यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति के सदस्य के रूप में ही भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को जाना जाता है और ये अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? तो लोक लेखा समिति को सौंपता है। लोक लेखा समिति इसकी रिपोर्ट की जांच करती है। बात करें भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 148 के तहत इसके बारे में बात की गई है और इसकी समयावधि क्या है? तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष तक, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष तक ये अपने पद को धारण करेगा। और इसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो भारत का राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करेगा। भारत का राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करेगा। तो गाइस सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आर्टिकल 148 में है। इसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। इसका जो समयावधि है, कार्यावधि है, वो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए वो है। और ये अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? तो रिपोर्ट संवीक्षा इसकी कौन करता है? तो लोक लेखा समिति इसकी रिपोर्ट की संवीक्षा करती है। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए गाइस आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की संवीक्षा करने वाली संसदीय समिति है। आपके पास ऑप्शन है आकलन समिति, प्रवर समिति, लोक लेखा समिति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति जो है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की संस्तुति करती है, उसके कार्यों की जांच करती है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको हम कैग बोलते हैं, ये अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? तो ये राष्ट्रपति को सौंपता है। केंद्र में ये राष्ट्रपति को सौंपता है तथा राज्य में ये राज्यपाल को सौंपता है। और अंतिम जो इसकी संस्तुति करती है वो लोक लेखा समिति करती है। उसके बाद उसमें क्या संशोधन करना है ये संसद तय करती है। ठीक है गाइस, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 148 के अंतर्गत ये वाली बात कही गई है कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा और इसका समय काल कब तक होगा? तो 6 वर्ष एवं 65 वर्ष इसकी
समयावधि रहेगी। 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष तक इसकी समयावधि रहेगी। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। भारत का राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। और वर्तमान में हमारे कैग कौन हैं? तो गिरीश चंद्र मुर्मू हमारे वर्तमान में कैग हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू हमारे वर्तमान में कैग हैं। तो गाइस ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य क्या होता है? तो गाइस इसका कार्य होता है राज्य के और केंद्र के व्ययों के बारे में जानकारी इकट्ठी करना कि क्या इन्होंने जो बताया है कि इतने की खर्चा रियल में हुआ भी है या नहीं हुआ, या फिर इससे ज़्यादा तो नहीं हो गया, या फिर इससे कम तो नहीं हो गया। तो इन सारी चीज़ों के बारे में कौन जांच करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इनके बारे में जांच करता है। चलिए गाइस आज के हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? आपके पास ऑप्शन है कोलकाता, लाहौर, इलाहाबाद या फिर मद्रास। तो गाइस यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा लाहौर में। लाहौर में पूर्ण स्वराज की शपथ के बारे में बात कही गई थी। और ये कब हुआ था? तो 31 दिसंबर 1929 में लाहौर में ये अधिवेशन हुआ था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये अधिवेशन हुआ था और इसमें पूर्ण स्वराज के बारे में बात कही गई थी। और इसी की तर्ज पर पहली बार 26 जनवरी 1930 को भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में ये मनाया गया। प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। तो गाइस ये वाली बात को भी आप ध्यान रखना कि 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये लाहौर में अधिवेशन हुआ था 31 दिसंबर 1929 को। किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे ये अधिवेशन हुआ था। तो ये सारे क्वेश्चन आप ध्यान रखना। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? आपके पास ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो गाइस यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को कहा जाता है। और बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो वो रॉबर्ट क्लाइव था। ये पहला गवर्नर है भारत का, बंगाल का पहला गवर्नर कौन है? तो रॉबर्ट क्लाइव है। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है? तो वो वॉरेन हेस्टिंग्स है। यदि हम बोलें कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? तो वो विलियम बेंटिक है। ये भारत का है। ये कहाँ का है? भारत का है। ठीक है, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक है। और भारत का पहला बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है? तो वो वॉरेन हेस्टिंग्स है। एवं बंगाल का पहला गवर्नर कौन है? तो वो रॉबर्ट क्लाइव है। तो ये सारी बातों को आप ध्यान रखना। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है? आपके पास ऑप्शन है राज्य सरकार, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या फिर राज्यपाल। तो गाइस यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के अधीन ही जिला न्यायाधीश काम करता है। और जिला न्यायाधीश संविधान के किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 233 के अंतर्गत जिला न्यायाधीश के बारे में बात कही गई है। तो गाइस ये सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आत्मनिर्भरता किसका प्रमुख उद्देश्य था? मतलब किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? आपके पास ऑप्शन है चौथी का, सातवीं का, तीसरी का या फिर छठी योजना का। तो गाइस यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना का। आत्मनिर्भरता जो उद्देश्य था वो चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। चौथी पंचवर्षीय योजना का समय कार्य कब से कब तक है? तो गाइस ये है हमारा 1969 से 1974 तक, 1974 तक। और इसका प्रमुख उद्देश्य था आत्मनिर्भरता। ठीक है गाइस, और इसी के अंतर्गत, इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जब 1971 में जब चुनाव हो रहे थे तो इसी में ही इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ नारा दिया था। गरीबी हटाओ नारा दिया था। लेकिन इसमें जो योजना का लक्ष्य था उसको हम पूरा नहीं कर पाए थे, क्योंकि इसमें योजना का लक्ष्य रखा गया था 5.7% और हमने प्राप्त किया था 3.3%। तो दोस्तों इसमें हमें क्या हो गया था? हम इसमें सफल नहीं हो पाए थे। ये हमारी विफल रही थी। तो आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था? तो ये था हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना का। तो गाइस ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महावीर का
प्रथम शिष्य कौन था? भद्रबाहु, स्थूलभद्र, चारवाक या फिर जमाली? तो गाइस यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा जमाली। जमाली महावीर के दामाद भी थे और इनके पहले शिष्य भी बने थे। महावीर की एक पुत्री थी अनुज्या प्रियदर्शिनी। अनुज्या प्रियदर्शिनी इनकी पुत्री का नाम था। अनुज्या प्रियदर्शिनी इनका विवाह हुआ था जमाली के साथ। और दोस्तों महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान महावीर के बचपन का नाम था। तो दोस्तों आज की क्लास में केवल इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर कमेंट तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अपन यहाँ पर डेली के ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आएंगे जो कि आपको पेपर में बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। साथ ही साथ में अपन धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ाते जाएंगे और धीरे धीरे क्वेश्चनों की व्याख्या भी बढ़ाते जाएंगे। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।